दोस्तों सारी सब्जियां एक तरफ और आज की सब्जी फसल एक तरफ। और इस फसल के लिए लगाने का जो समय है वो काफ़ी पड़ा अभी आपके पास में। जिस फसल के लिए लगाने का समय हमें ठीक से मिल जाता है ना, उस फसल की तैयारियां भी हम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं और डिसीजन जो होता है, निर्णय जो होता है उस फसल को लगाने का, वो भी हम आराम से ले सकते हैं। अपने आसपास के मार्केट का भी पता लगा सकते हैं और अपने क्षेत्र की मंडियों में भी उस फसल का हाल देख सकते हैं आने वाले सीजन में क्या रह सकता है। तो आज जिस फसल के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, उस सब्जी फसल को किसान भाई आने वाले सीजन में अगर आप लगाते हैं, साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव उस फसल के आपको मिलेंगे। करीब 80 से लेकर 100-125 रुपए तक के मंडी भाव उस फसल से आपको आने वाले सीजन में मिल जाएगा, जिस समय आपकी सब्जी फसल तैयार होकर मंडियों में जाएगी। उत्पादन काफी जबरदस्त मिलेगा। दोस्तों इस फसल को आने वाले सीजन में लगाने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और उस रीजन का पता चलेगा आपको वीडियो के एंड में। उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये फसल आपको लगानी है या नहीं लगानी है। तो तमाम प्रकार की जानकारियां आज के इस वीडियो में इस सब्जी फसल के बारे में आपको मिलने वाली है। कौन सी सब्जी फसल है, कब तक आपको इसकी बुआई करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आपको मिल सके। लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा और टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों आज से 2 महीने पहले मैंने अपने वीडियो के माध्यम से जिन सब्जियों को लगाने के लिए किसान भाइयों को बोला था, आज उन सब्जियों के मंडियों में जो भाव है ना वो काफ़ी अच्छे खासे मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा पैसा किसान भाइयों को उन सब्जियों से मिल रहा है और सब्जियों में सबसे अच्छी कमाई उन्हीं सब्जियों से होती है जो आप सही समय पे लगा लेते हैं। देखिए ऐसी कोई फसल नहीं होती है जिसके भाव हमेशा डाउन रहते हैं और ऐसी कोई फसल नहीं होती है जिसके मंडी भाव हमेशा हाईएस्ट रहते हों। बस लगाने का खेल होता है, थोड़ा सा समय का जो है वो खेल होता है। अगर आप ठीक समय पे ठीक फसल को अगर आप लगा लेते हैं तो उससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है या उससे अच्छे खासे मंडी भाव लिए जा सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी लिया जा सकता है अगर आप ठीक तरीके से यानी कि बताए गए तरीके से सब्जियों को लगाते हैं। नए किसान भाइयों को इस तरह की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। नॉलेज की कमी की वजह से नए किसान भाइयों की क्या कमी होती है, इसलिए प्रॉफिट अच्छा नहीं मिल पाता है उनको। वो देखा देखी करके और एकदम सीजन में सब्जियों की बुआई करते हैं। जब उस सब्जी फसल के लगाने का एकदम मतलब मुख्य सीजन होता है उस फसल का, उस सीजन में उन सब्जियों की बुआई करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, या तो मंडी भाव एकदम धड़ाम से उस समय पे मतलब काफी ज्यादा नीचे आ जाते हैं जिस समय पे उनकी फसलें तैयार होती हैं, या फिर एक एवरेज मंडी भाव ही उन सब्जियों के उनको मिल पाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मंडी भाव अगर आपको लेने हैं ना तो आपको उसकी अगेती खेती करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं। हाँ सीजन में भी आपको सब्जियां लगानी चाहिए लेकिन 3-4-5 सब्जियां आपको सबसे अगेती भी लगानी चाहिए ताकि शुरुआत से ही आपको हाईएस्ट मंडी भाव जो है वो मिलने शुरू हो जाए। आज जिस सब्जी फसल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी इस सीजन की सबसे अगेती सब्जी फसल होगी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं तोरई की खेती के बारे में। आने वाले इस सीजन में किसान भाई तोरई लगा सकते हैं और तोरई के जो देसी जो तोरई होती है, जो धारिया वाली तोरई होती है, उसकी बात कर रहा हूं। मंडियों में सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलते हैं इसके, यानी कि सीजन में भी अगर आप इसको लगाते हैं ना तो सीजन में भी इसके एवरेज जो मंडी भाव होते हैं ना वो आपको मिल जाते हैं 20-25 या 30-35 रुपए तक के। लेकिन अगर आप इसको वीडियो में बताए गए समय के अनुसार लगाएंगे तो शुरुआत से इसके मंडी भाव 80-90 या 100 रुपए तक के आपको मिल सकते हैं। हाईएस्ट मंडी भाव देखे जाते हैं। मंडियों में काफ़ी जोरदार डिमांड रहती है इसकी और उत्पादन भी तोरई का काफ़ी जोरदार मिलता है। अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, अच्छे तरीके से अगर आप तोरई की खेती करेंगे तो हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको मिलेगा, हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे और जबरदस्त कमाई आप आने वाले सीजन में तोरई लगाकर कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तोरई लगाने का जो समय है ना वो आपके पास काफी पड़ा है। आराम से आप अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं कि लगाना है या नहीं लगाना है। अपने मार्केट का भी आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि आपके मार्केट में आने वाले सीजन में कैसे क्या मतलब डिमांड रहती है इसकी, कितना क्या प्रोडक्शन निकल सकता है आपके एरिया में इसका, वो सारी चीजें आप जानकर और उसके बाद में आराम से सोच विचार करके आप इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय पड़ा है। और देखिए तोरई का आप रिसर्च करने को कर सकते हैं, लेकिन तोरई के मैंने आपको बता दिए अगर आप अगेती खेती करेंगे तो हाईएस्ट मंडी भाव आराम से आपको मिल जाएंगे। तोरई की खेती के सही समय की अगर बात करें ना तो देखिए वैसे तो इसकी खेती पहले तो 2 ही बार की जाती थी साल में। एक तो फरवरी माह में इसको लगाया जाता था, फरवरी में कुछ किसान भाई मार्च में भी इसको लगा देते थे। उसके बाद में बरसात के सीजन में इसको लगाया जाता था। बरसात के सीजन में मतलब जून, जुलाई और अगस्त माह तक
लगातार इसकी 2-3 महीने खेती की जाती है, उस समय पे लगाई गई तोरी के भी एक एवरेज या बढ़िया मंडी भाव आपको मिल जाते थे। अगर आप बरसात में भी इसकी अगेती खेती करते हैं तो हाईएस्ट मंडी भाव इसके मिल जाते हैं। अब आने वाले समय की बात करें ना, तो अब इसकी आप अगेती खेती कर सकते हैं गर्मियों के लिए। सबसे अगेती खेती जिसकी बुआई होती है नवंबर माह से शुरू, नवंबर माह में इसको लगा सकते हैं, उसके बाद दिसंबर माह में भी इसको लगा सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगातार 4-5 महीने तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मंडी भाव हैं इसके, सबसे हाईएस्ट मंडी भाव आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको या तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में लगाएं या फिर आप दिसंबर महीने में इसकी बुआई करेंगे। अगर आप दिसंबर महीने में बुआई करेंगे तो फरवरी में आपकी तोरी तैयार हो जाएगी और फरवरी में इसके मंडी भाव आसमान छू रहे होंगे। जिस समय पे आप तोरी को मार्केट में लेके जाएंगे तो उस समय पे गिने चुने किसानों का प्रोडक्शन ही मार्केट में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इसको उस समय पे सर्दियों में जो है लो टनल की सहायता से लगाया जाता है। थोड़ा सा खर्चा भी किसान भाइयों का हो जाता है। इस वजह से इसकी खेती जो होती है वो सीमित एरिया में की जाती है। अगेती खेती होती है लेकिन सीमित एरिया में करने की वजह से आवक मंडियों में इसकी काफ़ी कम रहती है, डिमांड काफ़ी जोरदार रहती है और मंडी भाव आसमान छू रहे होते हैं। तो इस समय पे, बताए गए समय पे अब आप इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। तैयारियां आप आराम से अब कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपकी पुरानी फसलों की कटाई वगैरह का काम चल रहा है तो आराम से आप अपने खेत वगैरह खाली होने के बाद में, और जो रबी सीजन में बोई जाने वाली सब्जियां या जो फसलें हैं उनकी बुआई का कार्य कंप्लीट करने के बाद आप इसको लगाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को पहले बनाने का यही कारण है ताकि आप आराम से डिसीजन ले सकें, आराम से निर्णय ले सकें कितने एरिया में आपको लगानी है, ताकि मतलब जब तक इसको आप लगाएंगे तब तक आपकी रबी सीजन में बोई जाने वाली सब्जियां या जो और फसलें हैं उनकी बुआई भी आप कर लेंगे। तो आप ये निर्णय भी ले पाएंगे कि तोरी मुझे कितने एरिया में लगानी चाहिए, मेरे को इतने एरिया में सरसों लगानी है, इतने एरिया में गेहूं लगाना है, इतने एरिया में मेरे को चना, जो आपकी फसलें हैं वो लगानी है। उसके बाद आप अपने प्लॉट को जितने एरिया में लगाना चाहें उतना खाली रख के लास्ट में इसकी जो बुआई है वो आप शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसको लगाने का सही तरीका क्या है वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि किस तरह से लगाकर इससे से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका प्लॉट वगैरह जो है वो खाली हो जाए और जो आप बाकी की फसलों के लिए कल्टीवेशन वगैरह करेंगे अपने खेतों में, तो जहाँ पर आप तोरी लगाएंगे उस प्लॉट में भी सूखी ज़मीन में एक कल्टीवेशन कर दें हेरो या रोटावेटर से। उसका काफ़ी बड़ा बेनिफिट आपको आगे जाके मिलेगा। जो पुरानी फसलों के जो अवशेष हैं या खरपतवार बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है खेतों में, उसके टुकड़े हो जाएंगे और वो मिट्टी के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा। और गोबर की खाद जिस समय पे आप बाकी की फसलों में डाल रहे हैं, गेहूं वगैरह में गोबर की खाद डाल रहे हैं या बाकी की सब्जियों में डाल रहे हैं, तो उस समय पर गोबर की खाद वगैरह डाल के भी ज़मीन को खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद में जिस समय पर आप लगा रहे हैं, गोबर की खाद की मात्रा की बात करें, थोड़ा सा बता दूँ आपको, कम से कम आपको 4 ट्राली तो 1 एकड़ में डालनी है। ज़्यादा अगर आप डालना चाहें तो 5 से 6 ट्राली भी इसमें डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर आपका जितना ज़्यादा होगा इसमें उतना ही अच्छा उत्पादन इससे आपको मिलेगा। तो 4, 5, 6 जितनी भी आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है, अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जिस समय पे आप बाकी की फसलों का पलेवा करते हैं ना, मतलब बुआई से पहले जो सिंचाई होती है वो सिंचाई कर दीजिएगा। इस समय पे हर बार मैं सब्जियां लगाता हूँ, काफ़ी सालों से सब्जियां लगाता आ रहा हूँ, इसलिए काफ़ी अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। पलेवा कर देना, और पलेवा ज़्यादा देर तक नहीं करना आपको, बस 2-3 घंटे, इतने घंटे आप सिंचाई कर दें फव्वारों से और उस प्लॉट को फिर खाली छोड़ देना आपको 10-15 दिन के लिए, ताकि आपके जो पुरानी फसलों के जो अवशेष, घास वगैरह के जो टुकड़े हैं वो टुकड़े और बाकी जो आपके खरपतवार के बीज पड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जो पुरानी फसलों के अवशेष या खरपतवार के टुकड़े हुए हैं वो कंपोस्ट हो जाएंगे। मतलब अगर आप इस सिंचाई कर देंगे, मतलब वो आपके बुआई के समय आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उनका रिजल्ट भी आगे चलकर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और जो सर्दियों में उगने वाली जो खरपतवारों के बीज है ना, वो भी उग जाएंगे, ताकि आगे चलकर आपकी फसल में खरपतवार भी आपको परेशान नहीं करेंगे। कम से कम पलेवा करके 10-15 दिन के लिए खाली छोड़ देंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय पड़ा, करीब 1.5-2 महीने का समय पड़ा। तो इस तरह से आप पहले ज़मीन की तैयारियां कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, गोबर की खाद हमने डाली दी, उसके बाद में 2-3 कल्टीवेशन करना है। जो पलेवा आपने किया है वैसे आप उसके पलेवा करने के बाद में जैसे पहला कल्टीवेशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नमी तो निकल चुकी होगी, फिर भी आप जो है ये सुनिश्चित कर लें कि जिस समय पे हम बेड बनाएंगे उस समय पे खेत में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, और जो घास वगैरह जो पुरानी फसलों के अवशेष हैं उनके टुकड़े भी अच्छी तरह से होकर, पूरी तरह से वो कंपोस्ट होकर और ज़मीन के अंदर मिक्स हो गए हों, वो थोड़ा सा देख लें। कम से कम 2 कल्टीवेशन आपको और कर देने हैं। मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लेना है, मतलब मिट्टी के छोटे छोटे टिल्ले होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए, और जो डलियाँ होती हैं वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, ताकि अगर वो होंगी तो बेड की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरीके से आपको 2-1 कल्टीवेशन और करके
उसके बाद भैया आपको बनाने हैं बेड, और बेड बनाने हैं आपको 6-6 फीट की दूरी पर। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। प्लास्टिक मल्च भी इसमें आपको लगाना पड़ेगा। 20 से 22 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च आती है वो आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको तोरई के बीजों की बुआई करनी है। तोरई की फसल में एक चीज मैंने जरूर सीखी है अपने काफी सालों के अनुभव से कि तोरई में किसान भाई अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो बेशक उत्पादन तो आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन फल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलने की वजह से भावों में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है आपको। क्योंकि तोरई की मार्केट में आज ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां हैं जिनके फल की क्वालिटी बड़ी दमदार आती है, काफ़ी ज़ोरदार आती है। इस वजह से मंडी भाव बाकी किसान भाइयों के मुकाबले आपको 2-5 रुपये एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी वैरायटियां भी हैं मार्केट में जिनसे उत्पादन तो आपको एवरेज या ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन फल की जो क्वालिटी है ना वो आपको अच्छी नहीं मिलेगी। जब आपको मार्केट में आप उन फलों को लेकर जाएंगे तब आप उनको देखकर पता चलेगा। जब दूसरे किसान भाइयों की आप वैरायटियों को देखेंगे, उनसे आप अपने फलों की क्वालिटी को कंपेयर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे फल थोड़े से मेरे को हल्के लग रहे हैं। तो उस समय पे आपको मंडियों में थोड़ा सा नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 4-5 वैरायटियाँ बता रहा हूँ और काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटियों के बारे में ही बताऊँगा। सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट वैरायटियाँ हैं उत्पादन के मामले में भी, और उत्पादन की जो क्वालिटी निकलेगी वो भी काफ़ी जोरदार मिलेगी आपको। नंबर 1 पर है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी आती है। नागा नहीं मिलती है तो ईस्ट वेस्ट की एक और वैरायटी आती है एलियो 730। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में आप ले सकते हैं जी क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, मैंने खुद इस्तेमाल किया इसको। नागा की जो आती है वैरायटी, जो आपकी जो मैंने आपको बताई है ईस्ट वेस्ट की जो वैरायटियाँ बताई हैं वो भी मैं दोनों वैरायटियाँ इस्तेमाल कर चुका हूँ। क्लाउज की जो वैरायटी विनायक है इसको भी मैंने काम में लिया था लास्ट ईयर, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में आप ले सकते हैं जी सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन्यू सीड की रजनीश वैरायटी, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक वीएनआर की आरती के नाम से आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसलिए काफ़ी सारी वैरायटियां हैं जिनका इस समय पे आप आने वाले सीजन में सिलेक्शन करके तोरई की फसल से अच्छा उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी। दोस्तों शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस फसल को लगाने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, अब लगाने के लिए इस सीजन में, आने वाले सीजन में, मतलब नवंबर दिसंबर में लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था शुरू में आपको कि इस सीजन में आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसको बरसात के सीजन में भी लगाया जाता है और गर्मियों में भी इसको लगाया जाता है। लेकिन बरसात के सीजन में जो भी किसान भाई तोरई की खेती करते हैं मंडप की सहायता से करते हैं, तार बांस लगाना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, जब तोरई का वीडियो हमने बरसात के सीजन में किया था तब आपको बताया था कि आप ज़मीन पे बेलों को नहीं रख सकते बरसात के सीजन में, काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियाँ आती हैं इसके डर से, और फलों की क्वालिटी भी प्रभावित हो जाती है, फलों में भी सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है। इस वजह से मचान तैयार करना पड़ता है, और मचान का खर्चा कितना होता है, जब आप मंडप तैयार करते हैं सब्जियों के लिए, बेल वाली सब्जियों के लिए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है हमारा। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि बरसात के सीजन में जब मंडप का खर्चा करके किसान भाई तोरई की खेती करते हैं फिर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है उनको। तो अब अगर आप इस आने वाले सीजन में तोरई लगाएंगे ना तो वो खर्चा आपका बच जाएगा, करीब आप ये मानिए 40-50 हज़ार रुपए का आपका आराम से ये खर्चा बच जाएगा। और वो खर्चा आपको खर्च करना है लो टनल पे। जब आप नवंबर दिसंबर में सब्जियां लगाएंगे तो थोड़ा सा क्रॉप कवर का आपका खर्चा होगा, जो कि आपके उस खर्चे से कहीं कम होने वाला है। और दूसरा, लो टनल आपको बार बार काम आएगा। वो बांस एक सीजन में खराब हो जाते हैं, मतलब दूसरी साल वो उतने ज़्यादा काम नहीं आते हैं, और आते हैं तो मुश्किल से दूसरी साल काम में ले लो, बाद में खराब हो जाएंगे। वायर वगैरह भी काम में नहीं आते। लेकिन आपका जो लो टनल है वो करीब 5-6 साल तक चलेगा अगर आप उसको सेफ रखेंगे। सीजन खत्म होने के बाद में समेट कर अगर आप उसको रख देते हैं। कुत्ते बिल्लियों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, बंदर वगैरह आपके प्लॉट में आते हैं तो वो थोड़ा सा इसको नुकसान पहुंचा देते हैं। बाकी ये मतलब किसी भी वजह से अपने आप जो है ये नहीं फटता है। तो 5-6 सीजन तक आराम से ये चल जाता है, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं इसको, कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो 5-5, 6-6 सालों के लो टनल भी हमारे पास पड़े हैं और अभी भी ठीक चल रहे हैं वो। तो ये खर्चा जो है आपका ये कम हो जाता है। मंडप वगैरह आपको तैयार करने की जरूरत नहीं होती कि अब हम नवंबर दिसंबर में जो भी सब्जियां लगाएंगे वो गर्मियों के लिए लगाएंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जिसकी वजह से आपको डिसाइड करना है कि ये फसल आने वाले सीजन में आपको लगानी है या नहीं लगानी है। वीडियो के बारे में आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा और पढ़ के आपके कमेंट्स के जवाब जरूर दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।